बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 नवंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चों की छठ में 17 से 20 नवंबर तक की छुट्टी, शिक्षकों की छुट्टी कैंसिल। राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही बिहार में आरक्षण संशोधन बिल हो जाएगा लागू, नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। आखिर कब रुकेगी तस्करी, शराबबंदी वाले बिहार में लिकर की भरमार, हर माह पकड़ी जा रही है 22 कंटेनर दारू, ये रही चौंकाने वाली रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की योग्यता की खोली पोल, बोले लालू यादव के लड़के हैं तभी है डिप्टी सीएम, क्रिकेट खेलने गए तो वहां भी ढोते थे पानी। बिहार में महंगी हो सकती है बिजली, टेंशन में बिहारी, चली जाएगी गाड़ी कमाई। नीतीश का नया फरमान, हथियार लहराने, लाउड स्पीकर बजाने वालों की खैर नहीं, धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा पर सख्ती। चाचा भतीजा अनाज खाते हैं या फिर नोट, नए बहाल टीचरों को लेकर के बोले मांझी, बिहार में हो रहा है पोस्टिंग घोटाला, पैसे में होती है बहुत ताकत। अब खेती के काम आ रहा है ड्रोन, खाद दवा छिड़काव के लिए हो रहा है इस्तेमाल। बीजेपी के यादव सम्मेलन पर तेजस्वी यादव ने सधे अंदाज में दिया जवाब, बोले इसमें समस्या क्या है। छठ पर बिहार में बिगड़ेगा मौसम, पटना समेत इन शहरों में खतरनाक प्रदूषण। बिहार में 72 लाख से अधिक पात्र किसानों के खाते में पहुंची 15वीं किस्त, केवल इन लोगों को नहीं मिली राशि। पहले बीमारी ठीक कर लें फिर करें आंदोलन, नीतीश लालू पर सम्राट का वार, कहा पीएम के आशीर्वाद से बने थे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने भरे मंच से फिर से आरजेडी पर चलाए तीर, लालू राज से तुलना कर बोला सब काम मैंने किया है। बिहार की महिलाएं बनेगी आत्मनिर्भर, सीएम ने लॉन्च की महिला उद्यमी योजना, महिलाओं को उद्यमी बनाने में सरकार करेगी मदद। जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर कैसे कंफ्यूजन से भरी है बीजेपी की प्रतिक्रिया। बिहार में छठ पर भी खुले रहेंगे स्कूल, छुट्टियां रद्द, नीतीश सरकार का फरमान, बीजेपी बोली सनातन को सताने वाला समाप्त हो जाएंगे। बिहार में छठ तक तेजी से बदलेगा मौसम, रात 9 से सुबह 6 बजे तक ठंड से तो फिर बिल्कुल भी रहे सावधान। बिहार में कब से प्रभावी हो जाएगा नया आरक्षण, अगली नियुक्तियों में कैसे मिलेगा फायदा। बीजेपी के लिए फ्यूचर, आरजेडी के लिए टेंशन, नित्यानंद राय पर क्यों टूट पड़े लालू यादव। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर लूट का लगाया आरोप, कही ये बात। बिहार में बालू का खेल, एक साल में 300 करोड़ जुर्माना, 2439 गिरफ्तारी, सरकार की सफाई और बीजेपी के आरोप से समझिए पूरी खबर, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में शिक्षकों को स्कूल के पास ही मिलेगा घर, ये बिहार है जनाब, कुछ भी हो सकता है, ग्रामीणों ने की सीमेंट और निर्माण सामग्री की चोरी, वीडियो हुआ वायरल। अब गांव में इलाज के लिए नहीं होगी परेशानी, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा देने के लिए नियुक्त किए गए कई डॉक्टर।
दोस्तों बात करेंगे विस्तार से, तो बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 से बिहार में बिजली महंगी हो सकती है। इसको लेकर के बिजली कंपनियों के द्वारा तैयारियां की जा रही है। जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। खबर के अनुसार नए वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनियों की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष बिजली शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर के याचिका भेज दी गई है। अगर आयोग ने इस याचिका की स्वीकृति दे दी है तो फिर बिहार में 4.38% बिजली महंगी हो जाएगी। आपको बता दें कि बिजली कंपनियों के द्वारा हर साल बिजली दर में वृद्धि को लेकर के बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पास प्रस्ताव भेजा जाता है। इस साल भेजे गए प्रस्ताव में बिजली कंपनियों ने फिक्स चार्ज में कोई भी वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव दिया है। वही अन्य सभी श्रेणी में 4.38% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दीपावली के बाद से ही मौसम रंग बदलने लगा है। सुबह पटना समेत कई जिलों में रात कनकनी हो रही है। परसों शाम को लोग घरों में इंडिया के साथ हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप का आनंद लिया। जब बादल छाए रहे, प्रदूषण का स्तर पूरे प्रदेश में दीपावली के बाद भी देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल की खाड़ी और फिर दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती परिसंरचना का निर्माण हुआ है। इसकी वजह से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान यहाँ मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ आंशिक हिस्सों में कोहरे छाए रहेंगे। इसके साथ ही धीरे धीरे ठंड बढ़ती रहेगी। तापमान में लगातार गिरावट से ठंड में वृद्धि होने लगी है। जब बुधवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन में सबसे कम रहा। जब तापमान में गिरावट से सूरज ढलने के साथ ठंड का एहसास होने लगा। इस दौरान एनएच और फिर ग्रामीण क्षेत्र में कोहरे भी दिखे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में बीपीएससी शिक्षक बनने के बाद पंचायत शिक्षकों को नेतागिरी करना महंगा पड़ गया है। जब पंचायत शिक्षक ने जब बीपीएससी परीक्षा पास कर ली तो फिर उन पर नेतागिरी का भूत सवार हो गया। ऐसा ही एक मामला नेतागिरी का परचम बुलंद करने का सामने आया है, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग के ऊपर अपर मुख्य सचिव के पाठक के संज्ञान में मामला पहुंच गया है। इसके बाद के पाठक ने कार्रवाई में बबीता कुमारी का सपना ही चूर कर दिया। मामला मधुबनी जिला की रखवाड़ी पंचायत की शिक्षिका बबीता कुमारी ने बीपीएससी परीक्षा पास की थी। इसके बाद उनके सिर पर नेतागिरी का भूत सवार हो गया। पंचायत शिक्षिका के तजर्बों के एतबार पर बीपीएससी अध्यापक संघ नहीं बना लिया। इसके साथ ही खुद को उसका प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया। के पाठक के संज्ञान में यह मामला आया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए बबीता कुमारी का प्रोविजनल नियुक्ति पत्र कैंसिल कर दिया। वहीं उनके पंचायत शिक्षिका के नियोजन पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। जहां पंचायत शिक्षिका का वेतन रोकते हुए डीईओ ने नोटिस जारी करके नियुक्ति पत्र भी रद्द कर दिया है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव के पाठक ने डीईओ को इस बात की कार्रवाई के लिए कहा गया है। डीईओ ने अपर मुख्य सचिव के आदेश पर पंचायत सचिव को चिट्ठी लिखकर के 3 दिनों के अंदर कार्रवाई करने की बात कही है। पत्र में पंचायत शिक्षिका की सैलरी रोकने का भी आदेश हुआ है। जब वहीं सरकारी शिक्षिका के तौर पर मिले ऑफर लेटर को भी कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को क्या मतलब है इन सब चीजों से। उल जलूल बकवास करते हैं। लोगों को जाति धर्म में बांट करके पैसा शराब बालू का काम करते हैं। जब पैसा वसूल करके टिकट बांटा, जाति के नाम पर लोग गरीबी मजबूरी में वोट दे देते हैं। उसके बाद नेता बनकर के ज्ञान दे रहा है। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? वह 9वीं फेल आदमी है। जब वे क्रिकेट खेलने गए तो फिर वहां पानी ढोते थे। जब लालू यादव के लड़के हैं इसीलिए सब लोग जानते हैं। लालू जी के लड़के हैं इसीलिए आरजेडी के नेता हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे। समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, जिसका वे दावा करते हैं कि उनको आवाज दे रहे हैं, आप उन्हें मौका दीजिए। अगर तेजस्वी यादव खुद से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ले लें और फिर जो मुस्लिम मंत्री हैं उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दे दिया गया है, अगर वे गृह मंत्री हो जाए तो फिर इससे कौन रोक रहा है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के वंशवाद पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी राजीव गांधी की लड़की हैं, इसलिए वे कांग्रेस के नेता है। इससे वे देश के नेता थोड़े ना हो जाएंगे। आपके बाबूजी की पार्टी है तो फिर कोई भी नेता बन जाएगा। आपके बाबूजी की दुकान है तो कोई भी जाकर के बैठ जाएगा, दुकान का मालिक हो जाएगा। उसमें आपकी योग्यता क्या है, ये महत्वपूर्ण है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की 17 से 20 नवंबर तक की छुट्टी रहेगी, जब वे बच्चे मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टी को रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर के गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कई नियुक्ति शिक्षकों ने नौकरी मिलने के बाद छठ करने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार के इस फैसले से वे छठ नहीं कर सकेंगे। शिक्षक बनने के बाद छठ महापर्व करने की मन्नत अधूरी रह जाएगी। ऐसे में पर्व के दौरान ट्रेनिंग बंद करके सरकार को छठ महापर्व की छुट्टी दे देनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सितंबर से दिसंबर तक की सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती कर दी थी। बिहार के स्कूलों में सितंबर से दिसंबर तक पहले 23 छुट्टियां थी, जो कम करके 11 कर दी गई है। दोस्तों इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव और आरजेडी सरकार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत एक दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रथम किस्त वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए लालू राज से अपने सरकार की तुलना करते हुए कहा कि पहले कुछ होता था, क्या सब मेरा क्या हुआ, ये सब आइडिया मेरा है, लोग भूलने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने मंच से पत्रकारों की ओर इशारा करते हुए कहा कि दिल्ली वाला हमारे बारे में लिखने नहीं देता है। या आप लोगों को देख करके मुझे खुशी है, आप लोग तेजी से काम कीजिए, आप मेरा बतवा सुनिएगा तभी तेजी से काम कीजिएगा। ये सब आइडिया मेरा है, लोग भूलने लगा है। जाति आधारित गणना के जरिए हर जाति की स्थिति की जानकारी सार्वजनिक कर दिया गया है, अब सबका उत्थान करेंगे। वहीं इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि आज बड़ी संख्या में लोगों को काम मिल रहा है। 2018 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई थी, जब 2 साल में 4,674 युवाओं ने इस योजना का लाभ लिया था। जहां सभी जाति के महिलाओं के लिए योजना में प्रावधान किया गया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र से तो हम नहीं कह सकते हैं कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, ताकि सब लोगों का उत्थान कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा जल्द नहीं देंगे तब हम लोग आंदोलन करेंगे। मीडिया कर्मियों की तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग हमसे बात करना चाहता है तब हम तो हाथ जोड़ करके चले जाते हैं। राज्य के उत्थान के लिए केंद्र सरकार 60% देता है, 40% राज्य को ही देना पड़ता है। केंद्र सरकार बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो फिर हम घूम घूम करके यही कहेंगे कि केंद्र बिहार का विकास नहीं करना चाहता है। हम तो अपने सभी अधिकारियों को बोल दिए हैं, घूम घूम करके बताइए कि हम लोग राज्य के उत्थान के लिए कितना काम कर रहे हैं। दोस्तों बिहार के उद्यमियों को देश भर में सबसे ज्यादा सहूलियत दी जा रही है और सभी वर्ग के युवा उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रथम किस्त वितरण समारोह में बोल रहे थे। इस समारोह में मुख्यमंत्री के साथ ही कई मंत्री और बड़ी संख्या में उद्यमी शामिल हुए। कई महिला एवं पुरुष उद्यमियों के बीच अनुदान एवं ऋण राशि का वितरण करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बहुत लोगों को काम मिल रहा है। साल 2018 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें से 5 लाख रुपए अनुदान और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। जब 2 साल में 4,674 युवक युवतियों ने इसका लाभ लिया है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि साल 2020 में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमी योजना का लाभ दिया जाए। साल 2021 में 7 निश्चय पार्ट 2 में हमने तय किया है कि इन 2 कम्युनिटी के अलावे जितनी महिलाएं हैं, चाहे वह किसी भी जाति से जुड़ी हुई हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र यादव वोट बैंक पर है। शायद यही वजह है कि बीते मंगलवार को बीजेपी की ओर से पटना के बापू सभागार में गोवर्धन पूजा पर यदुवंशी समाज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी दावा कर रही है कि यादव समाज की 21,000 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। इसको लेकर के राजनीति जारी है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है इस सवाल पर कि क्या आरजेडी से यादवों को अलग करने की कोशिश हो रही है। इस पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी की यदुवंशी सम्मेलन को लेकर के कहा, छोड़ दीजिए, करने दीजिए, क्या दिक्कत है, जहाँ किसी को मनाही है क्या, लोकतंत्र है, जिसको जो मर्जी है वो करे, खूब प्रयास करे, हमारी शुभकामनाएं हैं।
तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये बात बयान दिया है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। हाल ही में बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है। सर्वे में यादवों की संख्या की जाति की संख्या सबसे अधिक बताई गई है। ऐसे में यदुवंशी समाज मिलन समारोह को देख करके लोग ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। हालांकि बीजेपी 21,000 यादवों को जोड़ने की बात कह रही है, लेकिन इसमें यादव समाज से कोई बड़े नेता का नाम शामिल नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में छठ महापर्व पर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। जब मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार में अगले 4 दिन तेज हवाएं चलने और फिर बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं पर बारिश के आसार जताए हैं। इस दौरान सूबे के अधिकतर जिलों में रात के साथ ही दोपहर में भी ठंड बढ़ेगी। अधिकतम तापमान के 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के आसार हैं। दूसरी ओर पटना समेत अन्य शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब स्थिति में है। पटना में AQI 400 के ऊपर बना हुआ है, जो कि खतरनाक श्रेणी में है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया है कि 16 नवंबर की सुबह पश्चिम मध्य बंगाल के ऊपर गहरे अवदाब यानी कि डीप डिप्रेशन में तब्दील होने का अनुमान है। 20 नवंबर के बीच दिन के तापमान में कमी आएगी। इस दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तो फिर 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से पूर्वी हवा के चलने का अनुमान है। जब बिहार के पूर्वी इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा। रात में ठंड बढ़ने के बाद अब दिन के मौसम में बदलाव शुरू हो चुका है। बिहार के अधिकतर जिलों में सुबह धुंध की चादर देखी जा रही है। रात में ओस भी पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान के विभाग के अनुमानों के माने तो अगले 2 से 3 दिनों में दिन के तापमान में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जबकि रात में सर्द का स्तर ऐसा ही बना रहेगा। वहीं पर राजधानी पटना में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यहां गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया। यह खतरनाक श्रेणी में है। इसके अलावा भागलपुर, पूर्णिया, राजगीर जैसे शहरों में भी वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने फरमान जारी करके कहा कि इस बार नवनियुक्त शिक्षकों को छठ पर छुट्टी नहीं मिलेगी। यह बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों की ज्वाइनिंग के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। इस नए फरमान में कहा गया है कि इस बार छठ पर सभी स्कूल खुले रहेंगे। इस दौरान प्रिंसिपल भी छुट्टी पर नहीं होंगे। जिन्होंने पहले छुट्टी ली है, इस फरमान के बाद उनकी भी छुट्टी कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा फैसला लेने के पीछे बिहार के शिक्षा विभाग ने तर्क दिया है कि अभी नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग होना बाकी है, इसलिए उनकी छुट्टी कैंसिल की जाती है और उनका योगदान करवाया जा सके, इसके लिए सभी प्रधानाध्यापकों की भी छुट्टी रद्द रहेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार क्लास 6 तक के चयनित शिक्षकों की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है। यह इसकी आवासीय ट्रेनिंग 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी। यह फरमान में कहा गया है कि प्रशिक्षु शिक्षकों को 19 नवंबर को भी ट्रेनिंग पर पहुंचना जरूरी होगा। 20 नवंबर से ट्रेनिंग सेंटर पर सुबह 5 बजे से योगा क्लास की शुरू होगी। आपको बता दें कि बिहार में इस बार कई त्योहारों पर छुट्टियों में कटौती का मामला सामने अभी तक आ चुका है। जहाँ रक्षाबंधन में भी जहां स्कूलों की छुट्टियां रद्द की गई थी, दुर्गा पूजा में भी 3 दिन की कम छुट्टी देने की बात सामने आई थी। अब ऐसा ही दीपावली से लेकर के छठ तक मिलने वाली छुट्टियों के समय में भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि 27 नवंबर को जो छुट्टी गुरु नानक जयंती पर दी जानी थी, वो भी इस बार कैंसिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित आरक्षण संबंधित विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही नया कानून प्रभाव में आ जाएगा। यानी कि राज्यपाल के हस्ताक्षर की तिथि के बाद सरकारी नियुक्ति में आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा का लाभ मिलने लगेगा। फिलहाल ये विधेयक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास विचाराधीन है। सरकार को उम्मीद है कि सर्वसम्मति से पारित इन विधेयकों पर राज्यपाल जल्द हस्ताक्षर कर देंगे। जब सरकारी सेवाओं के अलावा शिक्षण संस्थानों के नामांकन में भी आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। इन दोनों के अलावा विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पारित अन्य विधेयकों को भी राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। जैसे सेवाओं और फिर नामांकन में आरक्षण सीमा बढ़ाने वाले विधेयकों की मंजूरी के साथ ही अनुसूचित जाति को 20, अनुसूचित जनजाति को 2, अति पिछड़ा को 25 और पिछड़ों को 18% आरक्षण मिलने लगेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पहले से ही 10% आरक्षण मिल रहा है। जहाँ इस तरह राज्य की यानी कि बिहार की सेवाओं और फिर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अनारक्षित श्रेणी की 25% सीटें बचेगी। जहाँ इन्हें भरने के लिए खुले प्रतिस्पर्धा होगी, जिसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये विधेयक विधानसभा में 9 और फिर विधान परिषद में 10 नवंबर को सर्वसम्मति से पारित हुआ था।
दोस्तों मौसम सर्द होने लगा है, लेकिन बिहार का सियासी मौसम गर्म नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिलाओं और फिर जीतन राम मांझी को लेकर के माहौल अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब जुबानी जंग का नया मोर्चा खुल गया है। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालू प्रसाद यादव ने नित्यानंद राय पर पहले हाजीपुर से गाय ले जाकर के कटवाने का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि गाय कटवाना ही बिजनेस था। लालू यादव ने राबड़ी देवी को सीएम बनाने से जुड़े हुए उनके आरोप का भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय पहले हमारे पास भी आए थे, आज कहते हैं कि राबड़ी देवी को क्यों सीएम बना दिया। जब अपनी पत्नी को सीएम नहीं बनाता तो फिर क्या उनकी पत्नी को सीएम बनाता। लालू यादव के आरोप सच्चाई के कितने करीब हैं कितने दूर हैं ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके नित्यानंद राय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर लालू यादव ने नित्यानंद राय के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया है। लालू की मंशा बस नित्यानंद पर पलटवार तक ही थी या फिर कहानी कुछ और है। आपको बता दें कि नित्यानंद राय का कद 2014 के बाद जिस तेजी के साथ बढ़ा है उन्हें बिहार में बीजेपी का फ्यूचर तक कहा जाने लगा है। ऐसे में लालू यादव का नित्यानंद राय पर काउंटर अटैक करना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि आरजेडी उन्हें लेकर के सतर्क है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर श्रीराम त्रिपाठी कहते हैं कि ओबीसी में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखने वाले यादव जाति की वोट बांटने का खामियाजा आरजेडी को लंबे समय तक सत्ता से दूर रह करके भुगतना पड़ा है। दोस्तों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना के कार्यान्वयन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में लोक धन की लूट को रोकने के लिए इस योजना की जांच जरूरी है। सरकार द्वारा 2022 में 1,28,00,000 ग्रामीण उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने के लिए 15,074 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई, जो विभिन्न कार्यकारी एजेंसी के लिए लूट का बड़ा स्रोत बन गया है। राज्य में अभी तक 21 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इन उपभोक्ताओं के द्वारा हजारों शिकायतें की गई है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि शिकायतों में अधिक बिजली बिल, प्रतिदिन फिक्स्ड विद्युत चार्ज, बल्ब नहीं जलाने पर भी बिल, विद्युत लोड में अनियमितता, इसके अलावा अन्य समस्याएं भी शामिल है जिसका निष्पादन नहीं किया जाता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले की शिकायत माननीय न्यायालय में भी की गई है। यह सरकार ने इस योजना को उपभोक्ता से जबरन लूट का माध्यम बना दिया है। इस योजना में खामियां और फिर उपभोक्ताओं की शिकायत की अनदेखी की जा रही है। कमाई का नया जरिया बना दिया गया है। दोस्तों 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से ही बिहार सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बालू है। जब कोई भी निर्माण कार्य बिना बालू के संभव नहीं है। जब 15 अक्टूबर 2023 से बिहार सरकार ने पटना समेत 10 जिलों में वैध बालू खनन की अनुमति दे रखी है, लेकिन इन सब के बीच पूरे बिहार में अवैध बालू खनन जारी है। जहां बालू माफियाओं द्वारा अवैध बालू की तस्करी की जा रही है। इन सब पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन नियम कानून जमीन पर सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। खनन विभाग के अधिकारी, पुलिस की टीम बालू माफियाओं को पकड़ने और फिर छापेमारी करने जाती तो फिर बालू माफिया इन लोगों की पिटाई कर देते हैं। वहीं अवैध खनन में पूरे बिहार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। निरंतर आरोप लगता रहता है कि जिला खनन पदाधिकारी और फिर पुलिस वालों के बालू माफियाओं से मिली भगत रहती है। वैसे कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। जहां पटना के नेवरा थाना के आगे अवैध बालू लदे कई ट्रैक्टर खड़े दिखे, इसको जब्त किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में शिक्षकों को स्कूल के पास ही घर उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर के नीतीश सरकार के द्वारा आवास नीति बनाई जा रही है। जहां खबर के अनुसार बिहार में सभी शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराने को लेकर के शिक्षा विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। जल्द ही इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे बिहार में लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव में आवास देने के लिए तमाम प्रक्रियाओं और फिर नियमों का उल्लेख रहेगा, ताकि विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के तहत टीचरों को आवास उपलब्ध कराया जा सके, जिससे टीचरों को रहने में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। बिहार में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से मकान मालिकों अथवा कंपनियों से जल्द ही करार किया जाएगा और फिर शिक्षकों को आवास की सुविधा दी जाएगी। जब बिहार में कई लोगों ने अपने आवास को रेंट पर देने की बात कही है, यह जल्द ही इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा। ये बिहार है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
यहाँ एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सड़क निर्माण के लिए सड़क द्वारा गिराए गए निर्माण सामग्री को ग्रामीणों ने गायब कर दिया। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिलाएं और फिर पुरुष अपने पूरे परिवार के साथ सड़क से सीमेंट भर करके अपने घर ले जा रहे हैं। बिहार के जहानाबाद जिले में 3 किलोमीटर सड़क बननी थी, जिसके लिए भारी मात्रा में सीमेंट, रेत और अन्य सामग्री सड़क किनारे ही डंप कर दी गई थी, लेकिन अगले दिन सुबह चोरी हो गई। ये चोर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कैद हो गए हैं। ये चोर कोई शातिर अपराधी नहीं बल्कि इलाके के ग्रामीण हैं, जिन्होंने अपने घरों में सीमेंट आदि भर लिया था। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में ग्रामीण सड़क पर गिरे सीमेंट को तेजी से बाल्टियों और फिर अन्य कंटेनरों में भर करके नजर आ रहे हैं। जहाँ इतना ही नहीं, इस चोरी में महिलाओं से भी लेकर के बच्चे तक शामिल हैं। जब वे चोरी करने में अपने माता पिता की मदद कर रहे हैं। जब कुछ ही दिनों में ग्रामीण सड़क से सीमेंट और फिर गिट्टी आदि उठा करके अपने घरों तक ले गए। इस सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत किया जाना है, जिसका उद्देश्य जिला मुख्यालय से गाँव की कनेक्टिविटी बनाना है। दोस्तों, छठ महापर्व में बिहार जाने वालों की भारी तादाद को देखते हुए भारतीय रेल 16 नवंबर को 2 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रेलवे ये ट्रेन नई दिल्ली से दरभंगा और फिर नई दिल्ली से पूर्णिया रूट के लिए चलाने जा रहा है। इसमें से एक ट्रेन पूरी तरह रिजर्व कैटेगरी की है, जबकि दूसरी रिजर्व और इकोनॉमी क्लास के लिए है। इन ट्रेनों से काफ़ी संख्या में लोग अपने घर जा सकेंगे। रेलवे यात्रियों की भारी भीड़ को ट्रेन की सुविधा देने के से लगातार प्रयास कर रहा है, ताकि लोग छठ में अपने गंतव्य स्थान तक, स्टेशन तक पहुंच सके। दोस्तों, बात करेंगे कि दीपावली से पहले पटना सहित बिहार के अधिकतर शहरों की हवा की गुणवत्ता प्रदूषण के कारण खराब स्थिति में है। जब बिहार के सबसे प्रदूषित शहरों में पटना शामिल हो गया है। शुक्रवार को पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 320 से अधिक दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है और सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इस प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधित समस्या होने लगी है। जब पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया, छपरा, भागलपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी और कटिहार में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। बिहार के अधिकांश शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार जा चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव और साफ सफाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही निर्माण स्थल पर ग्रीन चादर का उपयोग करना आवश्यक किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रदूषण बढ़े होने की वजह से मास्क पहनकर ही लोग घर से बाहर निकले। हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने के कारण PM 2.5 लेवल बढ़ गया है, जिससे आंखों में जलन महसूस हो सकती है। जब PM 2.5 लेवल बढ़ने से दमा, एलर्जी, हृदय समेत अन्य रोगों के मरीजों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। वायु प्रदूषण विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क पर धूल कण की सफाई और फिर वाहनों के परिचालन में कमी नहीं हुई तो फिर आने वाले समय में AQI लेवल और खराब हो सकता है। फॉग के कारण सड़क पर उड़ने वाली धूल कण और फिर वाहनों से निकलने वाली धुआं धरातल से 150 से 200 फुट पर ही घूम रहा है। दोस्तों, बात करेंगे कि 10 जून 1948 को अपने ननिहाल अररिया में जन्मे सहारा के प्रमुख सुब्रत राय सहारा के निधन के बाद यहाँ के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। अररिया शहर में आश्रम रोड में स्थित समिति के पास उनका ननिहाल है। हालांकि अब यहाँ कोई भी नहीं रहता है। यह सभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहते हैं। अररिया से गोरखपुर और फिर भारत के साथ पूरी दुनिया में बिजनेस के क्षेत्र में चमकने वाले सुब्रत राय सहारा की जानकारी हर किसी की जुबान पर है। अररिया में सुब्रत राय को बचपन में लोग चंदन दा के नाम से जानते थे। सुब्रत राय सहारा के रिश्तेदार अजय सेन गुप्ता ने बताया है कि बचपन में वे फुटबॉल के शौकीन थे। अपने बचपन में चंदन उर्फ सुब्रत राय सहारा दुर्गा पूजा के वक्त गले में ढोल यानी कि ढोलक बांध करके गली मोहल्ले घूम घूम करके दुर्गा पूजा पंडाल में लोगों को इकट्ठा किया करते थे। स्थानीय एनिदा ने बताया है कि सुब्रत राय समिति दुर्गा पूजा के लिए इस बार भी चंदा भेजा था। सुब्रत राय सहारा के पिता सुधीर चंद्र सिविल इंजीनियर थे। जहाँ उनके ननिहाल तक जाने के लिए सड़क नहीं थी, जो बाद के दिनों में सुब्रत राय के द्वारा सड़क बनाई गई और फिर उनके पिताजी सुधीर चंद्र राय के नाम पर सड़क का नामकरण भी किया गया। आपको बता दें कि नाना हाल के दिनों की बात करें तो 1999 में सहारा श्री सुब्रत राय अपने जन्म स्थल ननिहाल अररिया पहुंचे थे। जहाँ उस वक्त पूर्णिया और कोसी के राष्ट्रीय हिंदी दैनिक अखबार के इंचार्ज वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश चंद्रा ने बताया है कि उस वक्त तत्कालीन DIG RS भट्टी थे। सुब्रत राय पटना से पूर्णिया सीधे हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत नेपाल बॉर्डर से सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बलों ने महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। ये
अवैध रूप से बिहार के किशनगंज जिले से भारत नेपाल की सीमा पार कर रही थी। अधिकारियों के मुताबिक महिला को रूटीन जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जहां एसएसबी के मुताबिक उसकी 41वीं बटालियन की सुरक्षा कर्मियों ने रूटीन जांच के दौरान बॉर्डर आउट पोस्ट पर एक पाकिस्तानी महिला साइस्ता हनीफ को गिरफ्तार किया है। उनकी उम्र 62 साल है। बताया जाता है कि महिला के पति का नाम मोहम्मद हनीफ है। वहीं इस महिला के 11 साल के बेटे आर्यन को भी गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में धार्मिक जुलूसों और शोभा यात्राओं पर नीतीश कुमार सख्ती के मोड में आ गए हैं। लिहाजा उन्होंने नया फरमान जारी कर दिया है और आपसी झड़प, सांप्रदायिक तनाव जैसी घटनाओं को रोक लगाने को लेकर के आदेश जारी कर दिया है। जैसे साथ ही उन्होंने बिहार गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में धार्मिक जुलूसों को विनियमित करने और फिर जुलूसों को अनुज्ञापति निर्गत करने को लेकर के कई नियमों को सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी कर दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं जिनमें विभिन्न पर्व त्योहारों के अवसर पर धार्मिक जुलूस, शोभा यात्रा में शामिल लोगों द्वारा माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर से काफी उच्च ध्वनि में धार्मिक नारे लगाने, डीजे बजाने और फिर परंपरागत हथियारों के प्रदर्शन को लेकर के सांप्रदायिक तनाव के कारण विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। इसमें कहा गया है कि धार्मिक जुलूसों की स्वीकृति एवं उनके लिए दी जाने वाली अनुमति में ये शर्त निश्चित रूप से शामिल किया जाए कि धार्मिक जुलूसों में माइक्रोफोन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम या फिर अन्य विस्तारक के शोर का स्तर उस क्षेत्र के लिए निर्धारित मानक स्तर से अधिक न हो। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग ने चयनित 1,20,000 शिक्षकों की पोस्टिंग शुरू कर दी है, जहां रेंडमाइजेशन के आधार पर अभी तक 16 जिलों में अध्यापकों का पदस्थापन कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों का आवंटन भी कर दिया है। माना जा रहा है कि छठ से पहले सभी शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसी कड़ी में अब नए बहाल टीचरों को लेकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में टीचरों की पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। दरअसल जीतन राम मांझी इन दिनों बिहार सरकार पर काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी लगातार सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के खिलाफ सवाल कर रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि शिक्षक नियुक्ति में तो धांधली कर ली, अब पोस्टिंग में भी घोटाला शुरू हो गया है। मोटा माल लेकर के बाहर राज्यों के शिक्षकों की पदस्थापन शहरों में करके बिहारी शिक्षकों को गाँव में भेजा जा रहा है, जब पैसे में बहुत शक्ति होती है। भाई पता नहीं सरकार में शामिल चाचा भतीजा अनाज खाते हैं या फिर नोट खाते हैं। आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से बहाल हुए टीचरों को 20 नवंबर से योगदान देने को कहा गया है। लिहाजा कई जिलों में विद्यालय आवंटन किए हुए हैं। लेकिन इस दौरान जो समस्या सबसे अधिक देखने को मिली है वो ये है कि इस परीक्षा में सफल हुए दूसरे राज्यों के टीचर को शहरों के स्कूल में पोस्टिंग न देकर के ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग दी जा रही है। ऐसे में अब इसको लेकर के सवाल उठना शुरू हो गया है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023-24 के तहत चयनित 9,247 लोगों में से 1 दर्जन लोगों को योजना की पहली किस्त की राशि का चेक प्रदान किया है। राजधानी पटना में स्थित बापू सभागार में लाभुकों के बीच पहली किस्त की राशि के वितरण सह उन्मुखीकरण समारोह के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर मौजूद उद्योग मंत्री समीर महासेठ को कहा कि मंत्री जी तेजी से काम करिए, मेरी बात सुनिएगा तभी तेजी से काम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की चर्चा के क्रम में कहा कि ये सब आइडिया मेरा है। साल 2005 से एक काम कर रहे हैं, जब पहले क्या था। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोगों ने जो भी काम किया है उसके बारे में जाकर के लोगों को बताइए। साल 2018 में उन्होंने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति योजना शुरू किया। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त 15वीं किस्त पहुंच गई है। जब ये किस्त डायरेक्ट यानी कि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पहुंची है। कृषि विभाग के अनुसार किस्त की राशि केवल उन्हीं किसानों को मिली जो इसके पात्र थे। जब वहीं ई-केवाईसी कराने वाले कुछ किसानों के खाते में एक साथ 2-3 किस्त की राशि भी पहुंची है। इनमें 8 लाख ऐसे किसान भी है जिनका ई-केवाईसी नहीं कराने के 14 किस्त की राशि रुकी हुई थी। आपको बता दें कि पीएम किसान की 11वीं किस्त के बाद पात्र किसानों की संख्या में गिरावट आ रही है, जहां ऐसा सरकार द्वारा बढ़ाई गई सख्ती के कारण हुआ है। जब पहले लोग फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पाने वाले लाभार्थी किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना भी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। जब 15वीं किस्त भी उन्हीं किसानों को मिली जिन्होंने ई-केवाईसी कराई है। जिन किसानों ने ये काम नहीं किया है उन्हें रुपये नहीं मिलेगा। दोस्तों
राजनीति में कोई किसी का सगा तो होता नहीं है, या फिर पशुपति पारस और चिराग पासवान एक कैसे होंगे। जब शरद पवार और अजित पवार साथ नहीं हो सके तो फिर पासवान परिवार कैसे साथ रहेंगे। राजनीति में नहीं रहते तो फिर परिवार आगे बढ़ता रहता, लेकिन राजनीति का चरित्र ही ऐसा जो किसी को साथ नहीं रहने देती है। जब तक रामविलास जी थे तब तक परिवार को समेट करके चलते थे, गुजर गए तो परिवार भी टूट गया। जब पहले पासवान जी ने सबके साथ राजनीति की, यानी कि रामविलास पासवान ने सबके साथ राजनीति की, जिसे सबको जानते थे और पहचानते भी थे, वे सबके थे और किसी के भी नहीं थे। रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक कहलाते थे। वे राजनीति को सूंघ लेते थे, सत्ता परिवर्तन की धार को जान लेते थे। जब पता चलता था कि सत्ता परिवर्तन की संभावना है तो फिर उससे पहले ही जहां वे रहते थे उसके बाद वहां से वे खिसक जाते थे, यानी कि सत्ता परिवर्तन की ओर ही चले जाते थे। नए गठबंधन से जुड़ते थे, जीत होती थी और फिर मंत्री बन जाते थे, या जब तक जीवित रहे मंत्री बने रहे। केंद्र में मंत्री और बिहार की राजनीति में दबदबा कायम था उनका। सभी को नेतागिरी में लाए, सांसद से लेकर के विधायक बनाए, मंत्री भी बनाया, मंत्री बनाने में भी नहीं चुके। परिवारवाद और जेपी पार्टी का भी जब भी सवाल उठा तो उसका जवाब भी देते थे। उनका मुकाबला अक्सर लालू यादव से ही था। जब कांग्रेस को तो वे सभी मिलकर के पहले से ही निगल गए थे, कांग्रेस को निगले भी और फिर कांग्रेस के साथ सरकार भी चलाए। लेकिन अब पासवान के परिवार के लोग किसी को नहीं बकसते हैं। राजद वाले, कांग्रेस वाले अब उनके निशाने पर ही रहते हैं। जब बड़े पासवान साहब लालू प्रसाद यादव की इज्जत भी करते थे और हमला भी। जब कभी लड़ते थे तो कभी बोलचाल बंद नहीं करते थे। पारिवारिक रिश्ता जो था समाजवादी थे, इसलिए समाजवाद हमेशा बीच में आ जाता। कांग्रेस विरोध की राजनीति से सबकी राजनीति शुरू हुई और फिर कांग्रेस के साथ रहकर ही खत्म हो गई। राजनीति का चरित्र जो यही है। जब बड़े पासवान के गुजर जाने के बाद चिराग पासवान को पार्टी की कमान मिली, लेकिन पार्टी को संभाल नहीं पाए। जब पासवान जी के भाई पशुपति पारस कुछ जुड़ावी महत्वाकांक्षी निकले, जब पार्टी में टूट हुई और फिर अलग हो गए। जब 5 सांसद में अपने साथ ले गए और खुद मोदी सरकार में मंत्री बन गए। अब एनडीए को ही अपना सब कुछ मान ले रहे हैं। यहाँ पारस यानी कि पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर से सांसद हैं, बड़े भाई की विरासत को संभाल रहे हैं। लेकिन अब इस सीट पर चिराग पासवान की नज़र है। उनका दावा है कि ये सीट उनके पिता की है, इसलिए ये सीट उन्हें ही मिलनी चाहिए। इधर पशुपति पारस का दावा है कि ये सीट उनके बड़े भाई की रही है, इसलिए भाई के बाद इस पर उनका दावा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।